सभी का बहुत बहुत स्वागत है समास प्रकरण के इस दूसरे वीडियो में। अब लगभग स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र का अर्थ आप समझने लगे होंगे। पहला बक्सा जो उल्टे हाथ की तरफ है वह बता रहा है कि वह पूर्व पद है, और जो सीधे हाथ की तरफ बक्सा है वह बता रहा है कि वह उत्तर पद है। और इन दोनों को मिला देने से जो दो बक्से एक साथ मिलकर एक बक्से के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, दरअसल वह समस्त पद है। आपको इन पदों के नाम यानी पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद वीडियो के दौरान बहुत ही काम आएंगे, आप इसे ध्यान रखिए। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे द्विगु समास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने समास का अर्थ जाना था कि परस्पर दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद आप सभी ने पढ़ा और समझा। हमने जाना कि समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। आज की इस वीडियो में हम अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और कलम को लेकर और शुरू करते हैं इस वीडियो को। ध्यान रहे कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? हमने समझा कि समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। इस प्रकार अव्ययी भाव समास की परिभाषा यह है कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वह हमेशा एक जैसा रहता है। आइए अब इस परिभाषा को समझते हैं। अव्ययी भाव समास में सबसे पहला नियम यह है कि पूर्व पद अव्यय होगा तथा उसी का अर्थ प्रधान होगा। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। साथ ही जो समस्त पद बनता है वो अव्यय बन जाता है, यानी जो समस्त पद होगा वह भी अव्यय बन जाएगा। और अव्यय को अच्छी प्रकार इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि अव्यय में लिंग और वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। इस प्रकार अव्ययी भाव समास में अव्यय की प्रधानता होती है। आइए अब हम कुछ उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है यथा शक्ति। अब यहाँ पर देखिए यथा जो शब्द है उसका अर्थ आ रहा है यथा यानी अनुसार, है ना। और ये जो यथा यानी पूर्व जो पद है वो एक अव्यय है, और जो शक्ति है उत्तर पद, इसकी प्रधानता नहीं है, प्रधानता है यथा की। इस प्रकार यथा शक्ति का अर्थ होगा शक्ति के अनुसार। वही दूसरा जो उदाहरण है वो है भरपेट। अब भरपेट जो भर शब्द है वो अव्यय है और इसी का प्रधान अर्थ आ रहा है यानी पेट भरकर। और ये जो शब्द बना है भरपेट, यह भी एक अव्यय है, यानी इस पर भी लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि सबसे पहली बात कि अव्यय की प्रधानता है, अव्यय के अर्थ की प्रधानता है, और जो पूर्व पद है वो हमेशा अव्यय रहेगा। आइए अब हम देखते हैं अगला समास। अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के लिए हमें कारक का ज्ञान होना आवश्यक है। कारक का अध्ययन हम पिछली कक्षाओं में कर चुके होंगे। आइए अब हम इसकी परिभाषा जानते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा है वह समास जिसमें समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिए हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास में कि पूर्व पद प्रधान है, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि उत्तर पद प्रधान है। ये हमको ध्यान रखना है कि कौन सा पद प्रधान रहेगा, क्योंकि यह नियम है और नियम को याद करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला नियम यह होगा कि उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद की प्रधानता ही तत्पुरुष समास का एक
ही समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह जैसे आपने कर्ता, कर्म, करण ये सब कारक पढ़े होंगे ना, इनके चिन्ह होते हैं और इनके चिन्ह जब हम समस्त पद बनाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, उन्हें हटाना पड़ता है। और इसी आधार पर तत्पुरुष समास के भेद भी होते हैं, यानी तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के और भेद निर्धारित किए जा सकते हैं, जैसे करण तत्पुरुष समास है ना। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। पहला है राजमहल। राजमहल समस्त पद है और राजा का महल इसका विग्रह किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो का है वो संबंध कारक है, तो यहाँ पर संबंध कारक का लोप हो गया, इस प्रकार इसमें संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। आइए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है राजपुत्र। अब यहाँ पर भी संबंध कारक है, राजा का पुत्र, तो का लोप हो गया, तो यहाँ पर भी संबंध तत्पुरुष कारक है। इस प्रकार कारक चिन्हों के आधार पर हम तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी कर सकते हैं। तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है और विग्रह करते समय ये कारक चिन्ह पुनः लगाने पड़ते हैं, तभी विग्रह जो है वो उचित माना जाता है। आइए अब हम द्विगु समास का अध्ययन करते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं उसे जानते हैं। सबसे पहले हम द्विगु समास के शब्द का उच्चारण सीखेंगे। द्विगु, यहाँ पर द्वितीय वाला द्वि और गु यानी द्विगु समास है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है। आइए अब हम इसके नियमों का विश्लेषण करते हैं, यानी जो चीज हमने इसकी परिभाषा में पढ़ी उसे निकालते हैं और समझते हैं कि क्या है वे नियम। सबसे पहला कि पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक होगा, यानी जो उल्टे हाथ की तरफ जो शब्द होगा वो पहला शब्द संख्यावाचक होगा। कैसे, वो हम उदाहरण जब समझेंगे तो जानेंगे। और समस्त पद किसी संख्या को दर्शाएगी, है ना, यानी जो समस्त पद बनेगा, पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर जो समस्त पद बनेगा वह किसी संख्या को दर्शाएगी, किसी समूह को बताएगी। और इस पद से यानी जो द्विगु समास से जो पद बनेगा, जो समस्त पद बनेगा, उससे किसी समूह का बोध होगा, किसी ग्रुप का बोध होगा, है ना। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट से इंडिकेट किए जाएंगे, उसे संकेत किया जाएगा। आइए अब हम कुछ उदाहरणों से इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है चतुर्मुख। चतुर में देखिए पहला जो शब्द है यानी जो पूर्व पद है वो संस्कृत में चतुर्थ बोलते हैं चार को, इसीलिए चतुर्मुख पूर्व पद संख्यावाची है और जो समस्त पद है वो चतुर्मुख, और इसका विग्रह करेंगे तो अर्थ आएगा चार मुखों का समूह, है ना, चार मुखों का समूह अर्थात चतुर्मुख। अब देखिए दूसरा उदाहरण तिराहा, तो मतलब तीन और राहा यानी राहों का समूह, तो इस प्रकार ये हो गया तीन राहों का समूह तिराहा। इसी प्रकार चारपाई हो गया, है ना, तिपाई हो गया। ये सारे के सारे शब्द जो है वो द्विगु समास के हैं। ध्यान रखिए द्विगु समास में ही संख्यावाचक शब्द होता है पूर्व पद, द्विगु समास में। आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या कुछ विशेष अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अव्ययभाव समास क्या है। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, यानी वे समास जिसके पूर्व पद अव्यय हो वो अव्ययभाव समास कहलाएंगे और समस्त पद भी अव्यय बन जाएगा। हमने तत्पुरुष समास का अध्ययन किया। तत्पुरुष समास में क्या हुआ, तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, जो कारक चिन्ह होते हैं उसका लोप हो जाता है, और जो तत्पुरुष समास है इसके भेद कारक के आधार पर भी तय किए जाते हैं। अब हम जानते हैं द्विगु समास के बारे में। हमने क्या पढ़ा, द्विगु समास के बारे में हमने यह पढ़ा कि इसका पहला यानी पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक होगा और जो समस्त पद है वह भी किसी संख्या या किसी समूह का बोध कराएगा। इस प्रकार द्विगु समास एक संख्यावाचक समास है।
मुझे आशा है कि आपको आज की यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, समझ आई होगी और घर जाकर आप इन तीनों ही समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। अभ्यास करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत